इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वथनांक में उन्नयन एवं हिमांक में अवनमन की सीमाएं। जैसे आप लोगों को बता दिया गया क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है और हिमांक में अवनमन क्या होता है। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो ये और संख्या गुणधर्म के टॉपिक है, पॉइंट है, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, इसकी कुछ लिमिट्स होते हैं, इसकी कुछ सीमा होती है। तो ये कौन कौन सी सीमा होती है? दोनों में सेम सेम सीमा ही है, क्योंकि दोनों जो है टेम्परेचर पे ही आधारित होता है, क्वथनांक और हिमांक। ये जो दोनों विधियां हैं, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, ये तनु विलयनों के लिए कार्य करती है। पहला पॉइंट में क्या होगा? तनु विलयनों के लिए काम करती है। ठीक है, शांति के लिए ये काम नहीं करेंगी। ठीक बात है। और दूसरा जो है, ये केवल वैद्युत अपघट्यों का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, तो जो मोलर द्रव्यमान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं ना, स्मॉल एम बराबर 1000 के एफ इंटू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी डब्ल्यू, या के बी, मतलब के एफ हो जाएगा तो हिमांक हो जाता है, और के बी हो जा रहा है तो क्वथनांक हो जा रहा है। तो विलय के अणुभार की गणना हम लोग कर रहे हैं। तो कैसे ये विलयनों के लिए अणुभार ज्ञात किया जा सकता है? तो वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य है ना, वैद्युत अपघट्य होगा तभी उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। और तीसरा क्या पॉइंट है इसमें, कि ये केवल अवाष्पशील विलय पर कार्य करती है। मतलब कि जब भी इसमें विलय की बात हो रही है, वो कैसे होने चाहिए? अवाष्पशील, है ना। ये हमेशा काम करेगी, अवाष्पशील विलय पर काम करेगी। ये भी आप लोग लिख लेंगे। मैं इसका नोट्स जो है, नोट्स नहीं इसको कहा जा सकता है, जो मैं पॉइंट बना रहा हूँ, इस पॉइंट का पीडीएफ मैं आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। आप लोग उसको लिख लेंगे और इस वीडियो से आप लोग समझ लेंगे। जो ये है अवाष्पशील विलय के लिए कार्य करती है। और विलय विलायक में पूर्णतः घुलनशील होना चाहिए। ठीक है, और जो विलय है वो अवाष्पशील तो होना ही चाहिए, लेकिन विलायक में पूर्णतः घुलनशील होना चाहिए। विलायक में पूर्णतः घुलनशील होना चाहिए, तब जाकर के जो है आप क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन करा सकते हैं। जैसे कि अगर बात कर रहे हैं चीनी को जब हम लोग पानी में घोल देते हैं, तो चीनी पानी मिल करके मतलब एक अच्छा सॉल्यूशन बनाता है, समांगी विलयन बनाता है। चीनी उसमें अच्छे से घुल जाता है। ठीक है, जब वाष्पित करते हैं तो पानी हवा में उड़ जाता है और चीनी उसी में रह जाएगा। तो ये जो भी हम लोग विलयन लेंगे, जिसमें क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन दिखाएंगे, वो विलयन तनु होना चाहिए और वैद्युत अपघट्य होना चाहिए। और जो उसमें विलय मिलाया गया है वो अवाष्पशील होना चाहिए, और हमेशा उसमें पूर्णतः घुलनशील होना चाहिए। ठीक बात है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये तीसरा पॉइंट खत्म हो चुका, हिमांक में अवनमन, और उसमें कुछ उसका पॉइंट था दोनों की सीमाएं, ये भी हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग का इस अणुसंख्या गुणधर्म का लास्ट पॉइंट पढ़ना है, जिस पॉइंट का चौथा पॉइंट है, जिसका नाम है परासरण दाब। क्या नाम है? परासरण दाब। परासरण दाब हम लोग पढ़ने वाले हैं। परासरण दाब का इंग्लिश में हम लोग बात करें, ऑस्मैटिक प्रेशर बोलते हैं इसको, ऑस्मैटिक प्रेशर। ये हम लोग को पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार दो दो नंबर का पूछा हुआ है। ऑस्मैटिक प्रेशर कैसे कहते हैं, इसमें हम लोग को अभी ये जानना जरूरी है। परासरण दाब से पहले ये हम लोग जानेंगे परासरण क्या होता है ना, परासरण किसे कहते हैं। इसके बाद आप ये भी सुने होंगे, विसरण की क्रिया सुने होंगे आप लोग, बायो में इसका नाम सुने होंगे विसरण। तो पहले हम लोग परासरण की क्रिया, विसरण की क्रिया समझते हैं, उसके बाद जो है परासरण दाब को जानेंगे। परासरण अब यहाँ पर ये देखिए कि परासरण दाब जो है पढ़ना है, तो परासरण दाब से पहले परासरण जानना है, विसरण जानना है। और परासरण की जो परिभाषा है, उसमें एक और छोटा सा आप वर्ड सुनेंगे बार बार, अर्ध परागम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली ना, अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसके बारे में भी अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक परासरण की क्रिया समझ में नहीं आएगी। जब परासरण आप नहीं समझेंगे तो फिर परासरण तब भी समझ में नहीं आएगा। तो अर्ध परागम्य झिल्ली किसको बोलते हैं? जिसके आर पार केवल
विलायक के अणु ही जा सकते हैं, जिसके आर पार केवल विलायक के अणु जा सकते हैं। इसके अंतर्गत जो है विलायक के अणु ही आके जा सकते हैं, आर पार कर सकते हैं विलायक, है ना। अब विलायक का हमेशा तो जल होता है, मतलब जल के अणु इसमें आसानी से आर पार कर सकते हैं, उसी को अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे में बात करा जाएगा अंडे का झिल्ली, किशमिश एवं अंगूर के आवरण, जो किशमिश और अंगूर होता है उसके ऊपर वाला, जैसे किशमिश को आप फुलाइएगा तो जो फूल जाता है तो उसके ऊपर जो आवरण बन जाता है ना, जो उसको कवर कहते हैं, जैसे टमाटर का होता है उस तरीके से अंगूर का भी या किशमिश का भी, उस सब झिल्ली को क्या कहते हैं, अर्धपरागम्य झिल्ली। जो अंडे का झिल्ली होता है, आप देखे होंगे बॉयल अंडा में भी उसके ऊपर ऊपर लगा रहता है, ये सब झिल्ली को कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। और एक पूछता है, सबसे अच्छी अर्धपारगम्य झिल्ली कौन है? कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। कॉपर कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, सारा इसका मैं नोट्स आप लोगों को भेजूंगा, आप लोग आराम से इसको लिख सकते हैं। अभी इस वीडियो में कल समझने की कोशिश करिएगा। कॉपर फेरोसाइनाइड की जो झिल्ली होती है, ये सबसे अच्छी अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। अब प्रासरण समझते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली समझ गए कि जिससे केवल विलायक के अणु ही पार कर सकते हैं, आर पार कर सकते हैं, उससे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और विलायक का मतलब जल, जैसे अंडे का झिल्ली, किशमिश से अंगूर का आवरण, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, ये सब जो है अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब हम लोग ये समझ रहे हैं परासरण क्या है। परासरण क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, इसको इंग्लिश में ऑस्मोसिस बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब इसको ये क्या होता है, अरे कि जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन को, दो वो विलयन है ना, भिन्न भिन्न सांद्रता है, ऐसे लिख देंगे। इसमें भी ये भी है और ये है, दो सांद्रता है, ये है तनु, ये है तनु विलयन और ये है सांद्र विलयन, ठीक है। जो दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन को अर्धपरागम्य झिल्ली, ये जो मैंने यहाँ लाइनिंग खींचा है इसको एसपीएम कह सकते हैं। एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब अर्धपरागम्य झिल्ली। जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन को अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, दोनों को पृथक करना माने अलग करना, तो विलायक के अणु, जो विलायक के अणु होंगे, देखिए ये भी तनु विलयन है और सांद्र विलयन है, तो दोनों में विलायक के अणु तो होंगे ही ना, विलायक के अणु होंगे, विलय के अणु होंगे, है ना। तो जब दोनों को अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, तो जो विलायक के अणु हैं तनु विलयन से सांद्र की ओर जाएंगे। ये दो तनु है, इससे किधर जाएंगे, सांद्र की ओर जाएंगे। आपको पता है तनु विलयन का मतलब ही हुआ कि इसमें विलायक के कण ज्यादा होंगे, तो तनु विलयन से सांद्र की ओर जाएंगे। और इसी गति को क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। इस गति को क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन को अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है, तो जो तनु विलयन में जो विलायक के कण हैं वो सांद्र की ओर जाते हैं, और जब सांद्र की ओर जाते हैं तो इसी गति को क्या कहते हैं, परासरण। इसी गति को क्या बोलेंगे, परासरण, ठीक है। अब परासरण के प्रकार हम लोग बात करेंगे, तो परासरण दो प्रकार के होते हैं। परासरण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अंतः, एक होते हैं अंतः और एक होते हैं बाह्य। एक होते हैं अंतः और एक होते हैं बाह्य। अंतः आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अंतः को इंडो ऑस्मोसिस कहते हैं और एक्सो ऑस्मोसिस इसको बोलते हैं। बाह्य को एक्सो ऑस्मोसिस और अंतः को इंडो ऑस्मोसिस। जैसे कि आप जल में किशमिश डालते हो, आपने क्या किया, किशमिश किशमिश को पानी में डाल दिया। जब किशमिश को पानी में डालेंगे तो कुछ देर बाद जो है किशमिश अंगूर की भांति दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो इसमें अंतः परासरण हुआ, ठीक है। और जब आप अंगूर को, इस बार आपने अंगूर को चीनी के रस में रख दिया, जहां पर जो है चीनी और पानी दोनों थे, इसमें क्या है, चीनी, चीनी प्लस पानी, है ना। और ये इसमें क्या था, जल। इसमें आपने क्या डाला था, किशमिश, इसमें आपने किशमिश डाला था और इसमें आपने क्या डाला है, अंगूर डाला है। तो जब आप किशमिश को पानी में डाले थे
तो किशमिश जो है, किशमिश के अंदर पानी चला गया और किशमिश अंगूर जैसा दिखने लगा। ये हुआ अंतः, क्या हुआ? अंतः परासरण, अंतः परासरण। और इस बार आपने क्या किया? अंगूर डाले हैं, और अंगूर डाले हैं चीनी के रस में, चीनी और पानी के रस में। अब अंगूर जो है कैसा हो जाएगा? किशमिश जैसा दिखाई देने लगेगा। ये जो परासरण हुआ, यहाँ पर बाह्य परासरण हुआ। कौन परासरण हुआ? बाह्य परासरण हुआ। आप समझ गए होंगे। अंतःपरासरण का मतलब होता है कि अंदर से, मतलब पानी जो है, पानी विलायक हुआ, तब विलायक के कण किशमिश के अंदर गए, अंदर जा करके उसको अंगूर जैसा बना दिए, और ये अंतर हुआ। और बाह्य क्या हुआ? अंगूर में से निकल निकल के जो उसके रस है, निकल करके बाहर चीनी पानी में मिल गया, और वो किशमिश हो गया। अब हम लोग समझने वाले हैं परासरण। तो आप लोग समझ ही गए है ना, परासरण क्या होता है। तो आप समझ गए कि परासरण जो है क्रिया का नाम है ना, और ऐसा क्रिया जिसमें विलायक के कण जो है अर्धपरागण झिल्ली को पार करते हैं। और पर विलायक के कण किधर से किधर की ओर जाते हैं? तो आपने देखा कि विलायक के कण तनु से सांद्र की ओर गए, क्योंकि तनु विलयन में विलायक के कण ज्यादा होते हैं। अब प्राशन की क्रिया समझ गए, तो प्राशन की क्रिया से जस्ट उल्टा होता है विसरण की क्रिया। मैं दोनों को एक साथ समझा देता हूँ, प्रासरण और विसरण, जो कि दोनों में एक अंतर भी हो जाएगा, और आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ये भी कई बार पूछा था एग्जाम में। और इसके बाद प्रासरण विसरण पढ़ने के बाद हम लोग प्रासरण लाभ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, प्रासरण में पहला पॉइंट था कि विलायक जो है तनु विलयन से सांद्र की ओर गति करते हैं। विलायक के कण किससे किधर से किधर की ओर? तनु से सांद्र की ओर गति करेंगे। ठीक है, और विसरण में अणु सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करेगा। इसमें क्या होता है? सांद्र से तनु की ओर गति करेंगे। ये अंतर है। आप इसकी परिभाषा बता सकते हैं। रासायन की क्रिया में विलायक के कण तनु से सांद्र की ओर, और विसरण में सांद्र से तनु की ओर। दूसरा पॉइंट क्या है? परासरण की क्रिया में जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। अर्ध पारगम्य झिल्ली होगा, है ना, अर्ध पारगम्य झिल्ली होगा। और इसमें जो है अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक है, और इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट क्या है? केवल विलायक के अणु गति करेंगे। इसमें जो है केवल केवल विलायक केवल विलायक के अणु गति करते हैं, और इसमें विलेय और विलायक दोनों गति करेंगे। जो चलने का काम है, सांद्र से जो तनु की ओर जाएगा, तो विलेय भी जाएगा तथा विलायक भी जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप कोई गड्ढा चीज बनाए हुए हैं, बिलियन बनाए हुए हैं, तो वो अगर कहीं कम रखे हुए हैं, तो जो पूरा ज्यादा गड्ढा है वो गड्ढा से कम की ओर जा रहा है, तो विसरण है। और इसमें परासरण में क्या है कि ऐसा नहीं है। जो कम है, जो गड्ढा कम है, उससे गड्ढा की ओर जाएगा, लेकिन सब नहीं जाएगा। जो उसमें मिला हुआ है वो नहीं जाएगा। उसमें केवल और केवल पानी ही जाएंगे। मतलब जिसमें मिलाए होंगे, विलायक के कण ही इसमें गति करेंगे, लेकिन इसमें विलायक के कण नहीं, दोनों जाएगा। जो मिला हुआ है वो भी जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँ कि जैसे चीनी पानी का रस है ना, तो आप विसरण की क्रिया अगर उसमें होगी, तो जो गाढ़ा होगा रस, वो पतला रस की ओर गति करेगा, तो विसरण हुआ। लेकिन वही अगर परासरण की क्रिया होगी, अर्धपरागम्य में झिल्ली लगा देंगे, तो केवल चीनी के रस में से चीनी इधर रह गया, उसका पानी निकल करके और जो पतला वाला रस था उधर की ओर जा रहा है, तो परासरण हुआ। ये अर्धपरागम्य में झिल्ली लगा दिया, इसमें बिना झिल्ली के कर दिए हैं, तो गाढ़ा वाला जो है पतला वाला की ओर जा रहा है। इसमें पतला वाला गाढ़ा की ओर जा रहा है, लेकिन बीच में क्या है? अर्धपरागम्य में झिल्ली है। और ये जो है चौथा पॉइंट, परासरण केवल द्रव में होता है। ये केवल द्रव में होगा। परासरण की क्रिया जो होगी केवल द्रव में होगी। और यहाँ पर क्या है? विसरण जो है, आप सुने होंगे, विसरण की क्रिया पेड़ पौधों में भी होती है। तो विसरण की क्रिया होगी द्रव तथा गैस, ये दोनों में होंगी, है ना। द्रव तथा गैस दोनों में होगी विसरण की क्रिया, और परासरण की क्रिया केवल द्रव में होती है। और ये भी बात है, पांचवा पॉइंट,
प्रसारण को रोका जा सकता है, इसको रोका जा सकता है, प्रसारण को रोका जा सकता है, लेकिन विसरण को रोका नहीं जा सकता है, विसरण को रोका नहीं जा सकता है। तो भी आप लोगों ने देखा प्रसारण और विसरण में अंतर। अब हम लोग को मतलब प्रसारण दाब जानना है। अब आप लोग उस टाइम पे पहुंच चुके हैं जहां पर आपको प्रसारण दाब समझाया जा सकता है। प्रसारण दाब मतलब इसका नाम क्या है? ऑस्मैटिक प्रेशर, जो कि एक और संख्यक गुणधर्म है, और संख्यक गुणधर्म है। ठीक है, तो प्रसारण दाब के लिए आपको प्रसारण की क्रिया जानना था, प्रसारण क्रिया आप समझ चुके हैं। प्रसारण दाब समझिए, कारण कि जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से पृथक किया जाता है तो प्रसारण की क्रिया विलायक से विलयन की ओर होने लगती है। जैसे आपने लिया आपने यहाँ पे एक तरफ, यहाँ पे आपने विलयन ले लिया, क्या ले लिया? विलयन ले लिया, और इधर जो है आपने शुद्ध विलायक लिया, शुद्ध विलायक। ठीक बात है। और यहाँ पर ये जो है ये एसपीएम है, एसपीएम का मतलब अर्धपरागम्य झिल्ली। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे आप एक पिस्टन लगा देते हैं। ठीक बात है, यहाँ पे एक अपने पिस्टन लगा दिया। पिस्टन मतलब जो सिरिंज होता है ना, सिरिंज वाला जैसे नहीं होता वो दाबने वाला, जिसमें सुई ऐसे करके दाबा जाता है, ऐसे करके दाबा जाता है, वो पिस्टन हुआ। ठीक बात है। तो जब किसी विलयन को अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, तो प्रसारण की क्रिया विलायक से विलयन की ओर होने लगती है। विलायक से हमेशा किधर होगी? विलयन की ओर होगी। और जब विलायक से विलयन की ओर होगी तो इसको रोकने के लिए, मतलब सोच सकते हैं आप लोग, विलयन इधर है और विलायक इधर है, विलायक विलयन की ओर गति करेगा, करेगा ना। तो जब विलायक इधर से इधर आने लगा तो इसको रोकने के लिए आप इधर की ओर प्रेशर देंगे तो और तेजी से इधर आएगा, है कि नहीं? इसको रोकने के लिए इसके विपरीत में एक बॉल लगाएंगे, यहाँ से एक प्रेशर दे रहा है, जब विपरीत में बॉल लगाएंगे तो इसको जो रोकेगा, प्रसारण की क्रिया को रोकेगा। तो वह दाब जो प्रसारण की क्रिया को, वह दाब जो प्रसारण की क्रिया को रोकता है, वही क्या होता है? प्रसारण दाब कहलाता है। सिंपल बात है। यहाँ विलयन है और विलायक है, अर्धपारगम्य झिल्ली लगाएंगे तो विलायक के कण इधर गति करने लगेंगे, तो गति करेंगे तो किधर से बॉल लगाएंगे, जब बॉल लगाएंगे तो दाब होगा। तो जब ये दाब इसके विपरीत में लगा रहे हैं, किसके विपरीत में? कौन सी क्रिया के विपरीत में? प्रसारण क्रिया के विपरीत में एक आप बॉल लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, वही दाब क्या कहलाता है? प्रसारण दाब कहलाता है। चीनी का रस है, यहाँ पर पानी है, तो पानी चीनी के रस में मिल रहा है और चीनी के रस के ऊपर आप एक फोर्स लगा रहे हैं ताकि जो है इस पे प्रेशर जब आएगा तो इधर का प्रेशर इधर निकलेगा, अर्धपारगम्य झिल्ली पे जाकर के प्रेशर आएगा, तो जब प्रेशर आएगा तो विलायक के कण इधर से इधर घूम रहे थे तो रुक जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं? प्रसारण दाब कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रसारण दाब अच्छे से समझ गए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। अब जो है प्रसारण दाब का नियम समझिएगा, है ना। अरे प्रसारण दाब का नियम, तो प्रसारण दाब का नियम जो है वान हॉफ ने दिया था। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, आप लोग पढ़े होंगे। आप लोगों को मैं जब स्टार्ट किया था सिलेबस तो उस समय बताया होगा कि वान हॉफ को नोबेल प्राइज मिला था सबसे पहले, इसी के लिए मिला था। वान हॉफ को जब नोबेल प्राइज मिला था 1907 ईस्वी के आसपास, तो सबसे पहले 1901 ईस्वी में, तो इनको सबसे पहले जब नोबेल प्राइज मिला था तो किस कार्य के लिए मिला था? तो इस प्रसारण दाब के नियमित देने के लिए इनको मिला था। आप लोग को याद होगा, मैं बताया था इसको, नोट निकल के देखिएगा, जब इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा होगा उस समय में बताया होगा। तो वान हॉफ ने नियम दिया, इन्होंने कहा दोनों विलयनों का सिद्धांत, दोनों विलयनों में विलय के कण गैस की तरह व्यवहार करते हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उससे क्या बोलते हैं? दोनों विलयनों का सिद्धांत। कहा इन्होंने कि दोनों विलयनों में विलय के कण, जो दोनों विलयन होते हैं उसमें विलय के जो कण होंगे, विलय के
कण कौन कैसा विलयन में, तनु विलयन में। तनु विलयन का मतलब जिसमें विलय की मात्रा अधिक होगी, वो गैस की तरह कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? गैस की तरह कार्य करते हैं। आप मेरे जो नोट्स में भेजूंगा ग्रुप में, उस ग्रुप नोट्स को लिख के और तब जो इस वीडियो को देखिएगा तब लोग को अच्छे से समझ में आएगा लाइन बाई लाइन। ठीक है ना? तो वान ने जो नियम दिया वो तनु विलयनों का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है। और इसमें पहला नियम एक आता है बॉयल का, बॉयल हॉन्टॉफ का नियम। बॉयल करके एक साइंटिस्ट है ना? पहला नियम क्या आता है? बॉयल बॉयल वांट ऑफ बॉयल ऑन वांट ऑफ नियम। इसमें कहा जाता है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब, स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है ना? स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब को पाई से सूचित किया जाता है। किसके समानुपाती होगा? सांद्रता के समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब सॉरी, समानुपाती मतलब समझते हैं, सी मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता। तो पाई से सूचित करते हैं प्रासरण दाब को, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। या आप लोग प्रेशर समझ रहे होंगे तो प्रेशर का मतलब होता है पी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। लेकिन ये नॉर्मल प्रेशर नहीं है, तो नॉर्मल प्रेशर को ना पी से सूचित करते हैं, ये प्रासरण दाब है ना? ऑस्मेटिक प्रेशर है तो ऑस्मेटिक प्रेशर को पाई से सूचित करते हैं। तो पूछा जाएगा बॉयल वांट ऑफ नियम क्या है, तो कहिएगा स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होता है। और दूसरे एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था चार्ल्स, का नाम था चार्ल्स, है ना? तो चार्ल्स ने क्या नियम दिया ये हम लोग देखते हैं। चार्ल्स ने बताया कि स्थिर सांद्रता पर, नियम का नाम जान लीजिए चार्ल्स। सारा नोट्स में मैं एकदम लाइन बाय लाइन आप लोगों को भेजूंगा, उसमें आप लोग उसको लिख लेंगे। फिर जो है इस वीडियो को देख देख के आप अच्छे से समझेंगे। ये काम आप लोग जरूर आज कर लीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड कर लूंगा तब। चार्ल्स वानथॉफ का नियम, इन्होंने कहा कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का प्रासरण दाब, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का प्रासरण दाब मतलब कौन क्या चीज? पाई के बारे में बात हो रही है। ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है? पाई के बारे में। स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? परम ताप के समानुपाती होता है। उन्होंने बोला सांद्रता के समानुपाती होता है, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी था। इन्होंने चार्ल्स वानथॉफ ने क्या कहा? पाई समानुपाती टी होगा, है ना? या इनको प्रेशर के रूप में देखें तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक बात है। अब सामान्य समीकरण हम लोग समझे, सामान्य विलयन समीकरण समझे। दोनों का नियम हो गया ना, बॉयल्स और चार्ल्स वानथॉफ। तो बॉयल्स वानथॉफ ने कहा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी और इन्होंने कहा टी। अब दोनों को मिला करके संयुक्त करके एक हम लोग समीकरण बनाते हैं। पहले पाई को लेके चलते हैं, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब टी यहाँ है और इसमें जो है हम लोग सी जाने, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो हम लोग कह सकते हैं कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी, कह सकते हैं ना? समझ में आ रहा है बात? अब हम लोग एक नियतांक लेंगे, जब ये हटाएंगे तो कॉन्सेंट्रेट लेते हैं ना, तो पाई डायरेक्टली पाई जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आर नियतांक ले लेते हैं। आर मतलब गैसियस कांस्टेंट ना, गैसीय नियतांक हम लोग ले लिए। तो पाई बराबर आर सी टी, आई आर सी टी। आप लोग ये भी जानते हैं कि सी माने सांद्रता, सी माने सांद्रता, सांद्रता मतलब कि आप लोग पढ़े सांद्रता की इकाई, तो सांद्रता की इकाई हम एक ले सकते हैं एन अपॉन भी। ये क्या है? विलयन के आयतन में, विलयन के आयतन में विलय की मोल की संख्या को सांद्रता कहते हैं। मतलब क्या होगा? मोलरता, मोलरता यहाँ सी के रूप में क्या लिया गया? मोलरता। मोलरता सांद्रता की इकाई मात्रक है ना, तो यहाँ पर प्रासरण दाब में सांद्रता के रूप में क्या लिया जाता है? मोलरता। तो आप लोग मोलरता जानते हैं, मोल प्रति लीटर आप जानते हैं ना, कि मोल प्रति लीटर मोलरता का मात्रक होता है। मोल प्रति लीटर का मतलब क्या है? कि यहाँ नीचे आयतन है, ऊपर मोल है। आयतन बटा में है तो लीटर नीचे है, तो मैंने आयतन, ऊपर में क्या है? मोल। तो मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर किसका मात्रक होता है? मोलरता का। और सांद्रता का इकाई मात्रक मोलरता है ना, तो यहाँ सी बराबर हम लोग क्या ले लिए? एन अपॉन भी। सी बराबर एन अपॉन भी। तो कह सकते हैं पाई बराबर, है ना, आर एन अपॉन भी अपॉन टी, सॉरी इंटू टी। यहाँ भी कहा जा सकता है, भी को यहाँ तीसरा तिरछी गुणा करेंगे
तो पाई भी बराबर RNT। क्या है कि आर जो है यहाँ गैसीय नियतांक है ना, आर को यहाँ गैसीय नियतांक मतलब लिया गया है, समानुपातिक चिन्ह हटाया गया। तो कभी कभी क्या है, कभी कभी आर को एस भी लिखा जाता है। एस का मतलब ये हुआ विलियन स्थिरांक। इसका मतलब क्या हुआ, विलियन स्थिरांक। इसका मतलब सोल्यूशन विलियन स्थिरांक, स्थिरांक था ना। तो आप लोग को ये टेंशन नहीं लेना है ना, विलियन स्थिरांक। आर भी देखने को मिल सकता है और एस भी देखने को मिल सकता है। तो इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, पाई भी बराबर एस। हो नहीं सकता है, एस हो सकता है ना, एस, और यहाँ पर एन, इसको टी कह सकते हैं। आर की जगह पे एस ले लिया गया है तो कह सकते हैं, ठीक बात है। अगर इसको पी लेकर के चले, इसको हम लोग पी लेके चलते तो क्या होता है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर सी टी, पी डायरेक्टली डायरेक्ट पी बराबर आर एन अपॉन वी टी, और पी भी बराबर आर एन टी, और पी भी बराबर आर की जगह पे एस लेते तो एस एन टी। ठीक बात है, ये आप लोग सब फॉर्मूला लिख सकते हैं, मैं नोट्स में भेजूंगा, उसमें लिखा रहेगा। अब आगे एक पॉइंट आता है सम परासरी विलयन। सम परासरी विलयन, सम परासरी विलयन, ठीक बात है। सम परासरी विलयन क्या है, सम परासरी का मतलब कि जिन बिलियन का परासरण दाब एक दूसरे के बराबर हो जाता है। सम परासरी बिलियन मतलब दो बिलियन होगा और दोनों का परासरण दाब बराबर होगा, मतलब P1 बराबर P2। ठीक है, तो जब P1 बराबर P2 होगा, तो P1 बराबर P2, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। तो पाई यहाँ देखो देखो, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है ना, मतलब पाई और पी बराबर है। तो अगर पाई के जगह पे हम पी लिखें, ठीक है, तो अभी आपने यहाँ देखा देखा आपने कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी भी है। तो P1 जब P2 बराबर हो जाएगा, मतलब पहल का P1 और P2 बराबर होगा, तो C1 और C2 बराबर नहीं हो जाएगा। तो जब मैंने यहाँ लिखा है P1 बराबर P2 है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C जब है भी, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है ना अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो P1 बराबर P2 हुआ, तो C1 बराबर में क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। और C1 बराबर में C मतलब मैंने यहाँ क्या लिखा है, N अपॉन V, तो यहाँ कह सकते हैं N1 अपॉन V1 बराबर N2 अपॉन V2 कह सकते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं ना जी, हम लोग तो तेज हैं, हम लोग ये भी जानते हैं N बराबर W बटा M। तो अगर यहाँ हम लोग रखें N बराबर, तो W1 अपॉन M1 V1 नहीं बराबर W2 बटा में M2 और V2, ये भी कह सकते हैं। तो सम परासरी विलयन का मतलब क्या हुआ, जिसमें P1 बराबर P2 हो, C1 बराबर C2 हो, तो P1 बराबर P2 हो जाएगा, C1 बराबर C2 हो जाएगा। और C1 80 का मतलब होता है सांद्रता N अपॉन V, तो N1 V1 बराबर N2 V2, ये हो जाएगा सम परासरी विलयन। समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अति परासरी विलयन क्या होता है। अति परासरी विलयन, तो आप लोग अति परासरी विलयन को देखिएगा, वैसा विलयन है ना, वैसा विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब से अधिक होगा। अति परासरी का मतलब होता है कि वैसा विलयन जिसका परासरण दाब अब अधिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बराबर हुआ, तो बराबर हुआ तो P1 और P2, और एगो का अधिक हो जाएगा और एगो का कम हो जाएगा। तो वैसा विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब से अधिक होगा, वही अति परासरी कहलाएंगे। माने P1 अगर P2 से अधिक है, तो P1 जो है क्या कहलाएगा, अति परासरी विलयन कहलाएगा। समझ में आया। उसे एक आता है यहाँ पर देखेंगे विपरीत परासरण। विपरीत परासरण का मतलब क्या है, किसी विलयन पर विलयन के परासरणी दाब से अधिक दाब आरोपित करने पर विलयन से शुद्ध विलायक की ओर परासरण होने की गतिशील परासरण या उल्टा परासरण कहते हैं। जैसे अपने यहाँ परासरण जब पढ़ा ना, तो परासरण का मतलब होता है कि परासरण यहाँ दाब लगाए, परासरण दाब लगाए तो इधर से विलायक के कण विलयन की ओर आ रहे थे, रुक गए। लेकिन जब इसमें ज्यादा बल लगा देंगे, तो ज्यादा बल लगाने के कारण जो इधर से इधर आ रहे थे, अब इधर के कण इधर जाने लगेंगे, इसी ये उल्टा हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है विपरीत परासरण। माने परासरण की क्रिया विलायक से विलयन की ओर हो रही थी, लेकिन अब परासरण दाब ज्यादा लगा दिए तो विलयन के कण विलायक की ओर जाने लगे,
इसी को क्या कहा जाता है? विपरीत परासरण। क्या कहा जाएगा? विपरीत परासरण। किसी विलयन पर विलयन के परासरणीय दाब से अधिक दाब आरोपित करने पर विलयन से शुद्ध विलायक की ओर परासरण होने की क्रिया ही क्या कहलाती है? प्रतिलोम परासरण या उल्टा परासरण कहलाता है। ठीक बात है। अब जो है हम लोगों को इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, जिसका नाम है वांट ऑफ गुणक, वांट ऑफ फैक्टर। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है वांट ऑफ गुणक। वान ठॉप ने अपना अपना नाम सुना ही है। वान ठॉप वैज्ञानिक थे जिन्होंने परासरण दाब का नियम दिया था। उनके एक फैक्टर है। इन्होंने कहा सन 1886 ईस्वी में वान ठॉप ने पदार्थों के संयोजन या वियोजन की मात्रा की सीमा को निर्धारित करने के लिए एक गुणक का प्रयोग किया। मतलब कि जब पदार्थ का संयोजन होता है, जैसे कि H2 प्लस O2 मिलकर के H2O बनाते हैं, या पदार्थ का वियोजन होता है, जैसे कि आपने देखा, जैसे H2 प्लस O2 मिलकर के H2 बनाए, वैसे H2O को तोड़ेंगे तो H2 प्लस O2 में टूटेगा भी। तो संयोजन या वियोजन का मात्रा इन्होंने सीमा बनाया, सीमा निर्धारित किया और निर्धारित करने के बाद एक गुणक का प्रयोग किया जिसे वान ठॉप गुणक कहा जाता है। उसे आई द्वारा सूचित किया। जो वान ठॉप गुणक होता है, वान ठॉप गुणक को किससे सूचित किया गया? आई से सूचित किया गया। ठीक बात है। तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। इसको परिभाषित किया गया है कैसे? वान ठॉप गुणक को विलेय पदार्थों के सामान्य अणुभार, जो विलेय होंगे उस पदार्थों का सामान्य अणुभार और प्रेक्षित अणुभार के अनुपात को वान ठॉप गुणक कहते हैं। माने कि आपने विलेय पदार्थ का एक अणुभार लिया, जैसे मैंने विलेय पदार्थ के रूप में लिख लिया H2SO4। तो H2SO4 का अणुभार कितना होता है? H2SO4 का जब अणुभार निकालेंगे तो H2SO4 का अणुभार होता है ना 98। कितना होता है? 98 फिक्स अणुभार है। तो विलेय पदार्थों के जो अणुभार होगा और प्रेक्षित अणुभार मतलब कि जो निकलता है क्वेश्चन के माध्यम से जो दिया रहता है, तो विलेय पदार्थों के सामान्य अणुभार और प्रेक्षित अणुभार के जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, उसी को क्या कहा जाता है? वान ठॉप गुणक। तो वान ठॉप गुणक बराबर होता है सामान्य अणुभार बटा में प्रेक्षित अणुभार। या दूसरा फॉर्मूला है कि वान ठॉप गुणक बराबर संयोजन या वियोजन के बाद कणों की मोलों की संख्या और संयोजन या वियोजन के पहले कणों की मोलों की संख्या। मतलब जब रिएक्शन हो जाता है तो रिएक्शन होने के बाद या तोड़ने के बाद मोल की संख्या और रिएक्शन होने से पहले की मोलों की संख्या का जो रेशियो निकालेंगे तो वान ठॉप गुणक कहलाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रश्न आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए NaCl है, NaCl का वान ठॉप पूछ रहा है। जब NaCl है, NaCl दो भाग में टूटा, Na प्लस Cl माइनस, तो Na उस समय टूटा तो यहाँ एक है और Cl यहाँ टूटा है तो एक है, और यहाँ पे NaCl भी एक है। तो I बराबर संयोजन या वियोजन में के बाद मोलों की संख्या। तो यहाँ पर NaCl का वियोजन हुआ है, संयोजन नहीं हुआ। NaCl टूटा है ना Na प्लस Cl माइनस में, तो यहाँ NaCl का वियोजन हुआ है। तो वियोजन के बाद एगो Na प्लस है, एगो Cl माइनस, ये दो गुण हो गया, एक प्लस एक। और NaCl यहाँ एक था तो यहाँ अकेले था, तो इसके बाद में जो है टूटा है तो दो हो गया है, तो एक प्लस एक, और इधर वाला एक, तो एक प्लस एक ऊपर हो गया और नीचे एक हो गया। तो दोनों का जो रेशियो होगा माने 2 मोल। वान ठॉप गुणक NaCl के लिए क्या आ गया? 2 मोल। वैसे ही दूसरा हम लोग देखेंगे CaCl2। तो CaCl2 को तोड़िएगा तो कैल्शियम प्लस प्लस और प्लस क्लोरीन माइनस। तो क्लोरीन पे तो एक माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे संतुलित करिएगा ना जी, क्लोरीन दो गो है तो यहाँ पे क्लोरीन कितना आना चाहिए? दो गो। तो आप देखिए CaCl2 जब संयोजन हुआ है, मतलब यौगिक के रूप में है, तो इसके सामने क्या लिखा हुआ? एक मोल है। जब इसको तोड़ेंगे तो एक मोल कैल्शियम प्लस प्लस और 2 मोल क्लोरीन आयन मिला गया। तो वियोजन के बाद तो ये एक का दो तीन हो गया, तो एक प्लस टू ऊपर लिख देंगे और अभिक्रिया से पहले एक नीचे लिख देंगे। दो एक तीन प्लस एक बराबर 3 मोल। तो यहाँ पर वान ठॉप गुणक आई बराबर कितना आ गया? 3 मोल। तो हालांकि आप लोग समझ गए होंगे और संख्या गुणधर्म क्या कहलाता है, और संख्या वान ठॉप गुणक क्या कहलाता है। तो संयोजन या वियोजन के बाद कणों के मोलों की संख्या बटा में संयोजन या वियोजन के पहले कणों की मोलों की संख्या के अनुपात को वान ठॉप गुणक कहते हैं। या दूसरा कह सकते हैं सामान्य अणुभार बटा में प्रेक्षित अणुभार। अब जो है हम लोग यहाँ से यहाँ तक समझ गए वान ठॉप गुणक। तो कुछ इसमें नोट करने वाली बात है, इसको आप समझते हैं। कहा है कि जब कोई विलेय पदार्थ विलायक में संयोजित होता है, माने जब दो पदार्थ मिल के जुड़ जाएंगे, तो उसके लिए वान ठॉप गुणक का मान हमेशा एक से कम होगा। जब कोई पदार्थ विलेय विलायक मिलकर संयोजित होंगे, मतलब रिएक्शन होकर मिलेगा,
तो हमेशा आई का मान 1 से कम होगा। और जब कोई विलेय पदार्थ विलायक में वियोजित होगा, माने जब टूटेगा, जैसे कि H2+O2 मिल करके H2 बना है, तो उस समय आई का मान 1 से कम आ रहा है। लेकिन जब टूटेगा तो आई का मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा। जैसे देखिए ऊपर वाला दोनों समीकरण में हमने तोड़ा है, NaCl को तोड़ा है, CaCl2 को तोड़ा है, तो एगो में आई का मान 2 आया और एगो में आई का मान 3 आया। तो जब भी टूटने की बात होगी, रिएक्शन टूटेगा, तो आई का मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा। और जब जुटने की बात होगी तो आई का मान हमेशा 1 से कम होगा। और जब किसी शुद्ध विलायक में विलेय पदार्थ न तो वियोजित होगा और न ही संयोजित होगा, मतलब न टूटेगा और न ही जुटेगा, तो उसके लिए वन टफ का मान हमेशा, वन टफ गुणक हमेशा क्या आएगा, आई बराबर 1 आएगा। आई बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग वन टफ गुणक समझ गए होंगे। अब जो है वन टफ गुणक का प्रयोग करके अणुसंख्या गुणधर्म का समीकरण बनाना है। अणुसंख्या गुणधर्म आप लोग पढ़े ना 4 गो। पहला पढ़े आप लोग वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, दूसरा आप लोग पढ़े क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा आप लोग पढ़े हिमांक में अवनमन, चौथा आप लोग पढ़े प्रासरण दाब। तो ये समीकरण का यूज करके, ये जो है ना आई बराबर, इसी का यूज करके, वन टफ का यूज करके हम लोग चारों अणुसंख्या गुणधर्म का फॉर्मूला देखेंगे। जैसे देखिएगा यहाँ मैंने लिखा है वन टफ फैक्टर की अणुसंख्या गुणधर्मों में शामिल होने वाले होने पर हमें निम्न समीकरण प्राप्त होगा। तो प्रासरण दाब 4 गो होता है। पहला प्रासरण दाब था ना, इन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, तो क्या था, P0 - PS/P0 था ना। तो इसमें जो है यहाँ W गुणे 1000 था, M गुणे WB, तो केवल इसमें I से गुणा कर देना है। दूसरा का था ना फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट वाला में भी क्या करना है, I से गुणा कर देना है। और अब बॉइलिंग पॉइंट था ना, बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या करना है, इसमें I से गुणा कर देना है। माने कि जब आप कोई समीकरण जो लिखे हैं, तथा समीकरण के बाद वहां पर जो नियतांक समानुपाती का चिन्ह हटा करके नियतांक लिखे है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक मिनट। जैसे जैसे आपने कल ये पढ़ा था कि डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, तो यहाँ पर डेल्टा TF हटा करके यहाँ KF लिखे थे ना, ऐसे m छोटका m मोलरता। तो यहाँ पर अब इसको क्या करना है, जब आप लगाएंगे वन टफ गुणांक तो I से गुणा हो जाएगा, I KF स्मॉल m। और मोलरता बराबर होता है विलेय का विलेय का द्रव्यमान गुणे 1000, है ना। जैसे विलेय m बराबर क्या हो जाएगा, W गुणे 1000 बटा में m इंटू विलायक का द्रव्यमान हो जाए ना। तब इसमें क्या करना है, ये m का मान यहाँ रख देंगे, इसमें KF हो ही जाएगा, गुणा हो ही जाएगा KF से, और इसमें एक और गुणा कर देंगे I का। तो जब I का गुणा करेंगे तो वन टफ का जो नियम है, वन टफ का जो समीकरण है अणुसंख्या गुणधर्म में यूज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन वाला, और ये हो गया डेल्टा TF वाला फ्रीजिंग पॉइंट वाला, और यहाँ पे हो गया बॉइलिंग पॉइंट वाला, आई से गुणा कर देंगे तो। और ऑस्मेटिक प्रेशर प्रासरण दाब पाई बराबर आपने अभी जस्ट जाना, आपने जाना ना अभी यहाँ, पाई बराबर क्या, पाई भी बराबर RNT है, पाई भी बराबर RNT। और इसमें क्या करना है, देखिए पाई बराबर RNT है ही, जैसे यहाँ पे मैं समीकरण ये वाला समझिएगा, पाई बराबर RNT/V, इसमें I से गुणा कर दिया गया। देखिए पाई बराबर INRT, मैंने हर समीकरण में प्रासरण दाब में, बॉइलिंग पॉइंट में, फ्रीजिंग पॉइंट में और वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन सब में I से खाली गुणा कर देंगे, आपको वन टफ फैक्टर का यूज करके समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इसको मैं आप लोग को सारा PDF दे दूंगा, आप लोग बस अच्छे से लिख लेंगे। और अब आप लोग का चैप्टर हुआ समाप्त, लेसन 2 चैप्टर जो है समाप्त हुआ। धन्यवाद, आप लोग इसको नोट्स को पूरा कर लेंगे। अभी भी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो जब क्लास लगेगा आप लोग उसको एक बार मुझसे पूछिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू।